जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारे आज की चर्चा का विषय है चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। नाम से ही जाहिर है कि चंद्र और मंगल की युति की बात हो रही है, और जब ये दोनों एक साथ हों तो इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ये दो तरीके से बन सकता है। पहला कि जब चंद्र और मंगल दोनों एक साथ एक राशि में हों तो ये अपना प्रभाव करता है। दूसरा कि जब चंद्र और मंगल एक दूसरे से समसप्तक यानी बिल्कुल आमने सामने के घरों में बैठे हों। तो पहले हम बात करते हैं एक साथ बैठने की, फिर उसकी भी बात करते हैं। तो जब ये एक साथ एक भाव में बैठते हैं तो इसे चंद्र मंगल योग कहते हैं। इसका प्रभाव लक्ष्मी योग के बराबर है। इसी का नाम पूरा है चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। मंगल क्या है? मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारी सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारे प्रयास करने का जुनून, ठीक। और चंद्र क्या है? हमारा मन, हमारी कल्पना, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं। अब अगर हमारी इच्छाएं, हमारा मन और हमारी ऊर्जा दोनों को एक डायरेक्शन मिल जाए, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल करें, तो ये जबरदस्त उपार्जन का तरीका, बहुत अधिक धन कमाने का तरीका बनता है। इसीलिए इस योग का नाम है लक्ष्मी योग, धन की योग। तो डेफिनेशन बिल्कुल यहीं पर है, इतनी ही है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि जब चंद्र और मंगल दोनों एक साथ होंगे तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण होगा और जिससे आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। अगला सवाल, धन की प्राप्ति कब होगी? जब चंद्र की दशा होगी या मंगल की दशा होगी या उनकी अंतरदशाएं होंगी। चंद्र में मंगल, मंगल में चंद्र की अंतरदशाएं होंगी, या उस राशि की भी अंतरदशा का प्रभाव आएगा जिसमें वो बैठे हैं। मान लीजिए मीन आपके जो भाव है उसमें मीन 12 नंबर पे योग बन रहा है, तो जब गुरु की दशा आएगी तब भी, चंद्र की दशा आएगी तब भी, मंगल की दशा आएगी तब भी इसका प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। एक और सवाल कि अगर जन्म कुंडली में ना बन रहा हो, नवांश कुंडली में बन रहा हो तो? नहीं, नवांश कुंडली में अगर चंद्र मंगल योग बन भी रहा है, चाहे वो एक ही भाव में है चाहे वो समसप्तक, तो उसे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग नहीं कहते। वो नवांश में नहीं देखना है, केवल जन्म कुंडली में देखना है और लग्न से ही देखना है। राशि से कोई इसका महत्व नहीं, इसको लगन से ही देखना है। इसको समझ लीजिए बात का, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनको इससे ज्यादा समझना है, यहां से शुरू करें। क्या दो लोग, चंद्र और मंगल, उनकी अपनी सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं, उनकी ताकत का कोई महत्व नहीं, किसी भी घर में बैठेंगे तो एक जैसा असर होगा? ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो अर्थ यह निकला कि इसकी क्वालिटी कितना प्रभावी, कितना कम प्रभावी। योग तो है ही, लेकिन प्रभाव कितना कम ज्यादा हो जाएगा, इसकी चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर 1 से लेके 12 तक ही मंगल या चंद्र एक साथ हो सकते हैं। इनमें जब ये एक साथ होंगे तो वृषभ राशि में, जब ये एक साथ होंगे वृषभ राशि, तो यहां पे चंद्र अपनी उच्च राशि में होगा। तो चंद्र मंगल योग अगर वृषभ राशि में बना, कर्क राशि, यहां पर चंद्र स्वग्रही होगा, मंगल नीच में होगा, पर वो नीच भंग योग बनाएगा। इस बात को समझिए, नीच भंग। सिंह राशि, यहां दोनों मित्र होंगे। वृश्चिक राशि, यहां पर मंगल स्वग्रही होगा, चंद्र नीच में होगा तो फिर से नीच भंग बनेगा। और मकर राशि, यहां चंद्र एवरेज स्थिति मेंटेन करता है, सम, लेकिन मंगल अपनी उच्च। तो इन 5 राशियों में होने पर ही वो अपना मैक्सिमम फल देगा। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, अब डिग्री की बात करते हैं। देखिए, मैं अगर ये कहता हूं किसी से कि भाई मुझे किसी ने धमकी दी और धमकी देने वाले की उम्र है 2.5 साल, तो उस धमकी का वास्तव में कोई अर्थ नहीं। और मुझे ये कहता हूं कि मेरे लिए किसी ने कहा है कि मैं आपको कुछ पैसा उधार दूंगा और उसकी उम्र है 2 साल, तो उस कमिटमेंट का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो अगर 1 रुपया दे भी देगा तो मेरा क्या भला होगा। अर्थ निकला कि चंद्र मंगल योग भी है, धन योग भी है, फिर भी बहुत प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें मंगल की डिग्रीज पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो बिल्कुल मृत प्राय 0 से 3 डिग्री तक है, या बिल्कुल ही 28-29 डिग्री वाला है, ऐसा नहीं है, प्रभाव जरूर होगा, लेकिन
उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। उसकी जैसे कि मैं पास हो गया हूं, मेरे नंबर 40% हैं, लेकिन अब मैं आईआईटी में नहीं जा सकता। तो ग्रेडिंग होती है ना, पास तो सभी हो गए, लेकिन कोई कॉलेज में जाता है, कोई ओपन से करता है और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है। इस तरह से समझने की बात। तो पहली ग्रेडिंग क्या है कि आपको उनकी राशि पे देखना है, जहां वो मित्र हो, उच्च राशि में हो, जो मैंने अभी बताया। दूसरा, उनकी डिग्री पे ध्यान देना है। अगर उनकी डिग्री बलवान है, चंद्र पक्ष बल में मजबूत है, यानी सूर्य से जितना दूर होगा उतना भला, तो ही ये योग और अधिक प्रभाव देगा। चंद्र भी अच्छा हो और मंगल भी अच्छा हो तो मैक्सिमम अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। इसके अलावा भी एक तीसरा पॉइंट है जिस पे बहुत जबरदस्त ध्यान दिया जाना है। थोड़ा सा भारी है लेकिन समझ में आ जाएगा। हर लग्न के लिए मंगल या चंद्र शुभकारी या योग कारक नहीं हो सकते। तो जिन लग्नों के लिए वो योग कारक हैं उनके लिए तो उसका अच्छा प्रभाव होगा, लेकिन मान लीजिए किसी के लिए वो योग कारक है ही नहीं। एग्जाम्पल, मिथुन लगन। मिथुन लगन में वो योग कारक नहीं होते। कौन योग कारक नहीं होते? मंगल। तो उस योग का बहुत अधिक प्रभाव आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। और मेष लगन में मंगल और चंद्र दोनों ही जबरदस्त योग कारक होते हैं, तो इस योग का आपको जबरदस्त प्रभाव मिलेगा। अब एक पुरानी डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। पुरानी डेफिनेशन इस योग की यह है कि अगर सही घरों में तीसरे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें में अगर ये योग बन रहा है तो इसका बहुत अधिक लाभ होता है। खराब घरों में छठे, 8वें, 12वें बन रहा है, कहीं और खराब घर में बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में योग तो रहेगा, पर अब ये धन के रूट खराब हो जाएंगे। मींस सात्विकता खत्म हो जाएगी। अब एक आदमी बहुत मेहनत करता है, व्यापार अच्छा करता है और बहुत धन कमाता है, चंद्र मंगल योग हो गया। दूसरे आदमी की कुंडली में चंद्र मंगल योग बुरे घर में है, बुरी कंडीशंस में, धन तो वो भी कमाएगा लेकिन अब वो शराब बेचता है। यानी एक तो वो वाइन है जो सरकारी, उसको छोड़ दो, वो बुरे काम करता है, वो चोरी करता है, वो चोरी का माल बेचता है, पैसा तो वो भी बहुत कमाएगा, लेकिन अब उसका योग बुरा हो गया। तो इसका एक कड़वा पहलू ये है कि अगर आप ये हिसाब नहीं लगाना सीखें कि चंद्रमंगल योग अच्छा है कि बुरा, तो इसका भाव यह है कि धन तो कमाएंगे पर आपकी इमेज का सत्यानाश हो जाएगा। आप इस देखो, किताब की परिभाषा क्या है, मैं वो बोलता हूं। ग्रंथ की परिभाषा है कि ऐसा जातक धन कमाने के लिए किसी भी नीचता तक जा सकता है और वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बेच सकता है। मैं मीठा करके मैंने बोल दिया, शब्द थोड़ा और भी कड़वा था, को भी बेच सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया होगा कि अगर चंद्र कमजोर पड़ जाए और मंगल बहुत बली हो जाए तो क्या होगा कि उस ऊर्जा को दिशा गलत मिल जाएगी, धन तो फिर भी आएगा लेकिन खराब। तो अब हम उसे लक्ष्मी योग नहीं कहते, फिर सिर्फ धन योग कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा तरीका तो यह है कि मैं 12 की 12 लग्न आपको दिखाऊं और जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो मैं ऐसा करूंगा कि 12 लग्नों की पिक्चर तो आपको दिखा ही दूंगा, और जिससे कि आप देख सकें कि अगर आपकी लगन में बन रहा है तो कहां कहां, मतलब जो उसकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है सारे दिखा देता हूं। फिर भी को मैं हाथ से बना के भी दिखा देता हूं, जिससे उसे देखना समझना आपके लिए आसान हो जाए। 2 एग्जाम्पल मैं डिटेल में बता देता हूं, बाकी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो पहली कुंडली जो हमने ली है वो है मिथुन लगन की। अब मिथुन लगन में मंगल कहाँ का स्वामी है? एक छठे भाव का और दूसरा 11वें भाव का। दोनों ही सूरत में मंगल अकारक है। ये लिखा है मंगल अकारक, यानी वो षष्ठेश होने का दोषी है, नुकसान करने वाला है, बीमारियां देने वाला है, हेल्थ को खराब करने वाला है, खून की समस्याओं को बढ़ाएगा। इसी कुंडली में चंद्र धन भाव का स्वामी है, तो ना अच्छा ना बुरा, तटस्थ यानी न्यूट्रल इफेक्ट। तो क्योंकि मिथुन लगन में ये बहुत अच्छा प्रभाव दे नहीं सकता, आपको मैंने पहले बताया कि चंद्र मंगल का योग, जहां भी चंद्र मंगल हैं एक साथ, योग तो बन गया, पर लक्ष्मी योग तभी बनेगा जब वो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत अच्छा धन। अन्यथा ये हेल्थ को खराब करने वाला और कुछ हद तक कैंसर को देने वाला भी योग बन सकता है। इसको भी समझना जरूरी है। तो अब पहले भाव में देखें कि तो यहां मंगल भी शत्रु है,
ठीक है, और चंद्र यहाँ पर मित्र है लेकिन स्थिति खराब, तो ये यहाँ पे अगर चंद्र मंगल होगा तो बुरा प्रभाव करेगा, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, अपना गुस्सा टेम्परामेंट सब देखने में आएगा। तो अपना व्यक्तित्व, अपना गुस्सा बढ़ा, इससे वैवाहिक जीवन पर भी तनाव आया। यहाँ चंद्र मंगल अगर बन रहा है मिथुन लगन वालों के लिए तो अच्छा है, शुभ फल देने वाला है कंपैरेटिवली, क्योंकि कारक नहीं है और क्योंकि तटस्थ है, इसलिए बहुत अच्छा फल तो मिथुन को आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जो आएगा, इस भाव में बना योग तो आएगा, इस भाव में बना तो योग आएगा, चौथे भाव में बनेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, पांचवें भाव में भी प्रभाव नहीं आएगा, छठे में भी नहीं आएगा, सातवें नहीं, आठवें में भी नहीं, नौवें में थोड़ा प्रभाव जरूर आएगा, 10वें में भी कुछ प्रभाव आएगा, 11th हाउस में इस पूरी कुंडली में सबसे बढ़िया प्रभाव आएगा और 12 में नहीं। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है दूसरा धनु लगन। मंगल पे ध्यान देते हैं। मंगल 5वें भाव का स्वामी है और एक बुरे घर का, यानी 6, 8, 12 में यहाँ का। लेकिन क्योंकि वो 5वें भाव का स्वामी है तो इसलिए मंगल यहाँ कारक गिना जाएगा। चंद्र को और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, इसलिए वो अष्टमेश नहीं माने जाते। इस हिसाब से चंद्र यहाँ सम है, कम से कम बुरा नहीं है। तो अब अगर धनु लगन है और पहले घर में चंद्र मंगल बन रहा है, याद रखिए मंगल कारक है और चंद्र यहाँ पे सम है। पहले भाव में बना तो यहाँ मंगल मित्र है, चंद्र यहाँ पर सम है, अच्छा योग करेगा। यहाँ मंगल उच्च राशि में आएगा, चंद्र सम आएगा, अच्छा योग आएगा। पर तीसरे घर में ज्यादा अच्छे प्रभाव देखने में नहीं आएंगे। चौथे घर में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा क्योंकि दोनों, यहाँ पे मंगल भी मित्र है, चंद्र भी यहाँ पर एवरेज से अच्छा है। मंगल यहाँ स्वग्रही होगा, चंद्र साथ में है, बहुत अच्छा प्रभाव। छठे, 8वें, 12वें में तो ये प्रभाव कभी देगा ही नहीं। अब यहाँ ये शत्रु हो गया, मंगल और चंद्र आए तो शत्रु हो गया, इसलिए यहाँ प्रभाव बुरा देगा। अब 9वें घर का प्रभाव आप ध्यान दें, सबसे बढ़िया देगा। चंद्र भी मित्र है, मंगल भी मित्र है, ये जबरदस्त अच्छा प्रभाव ही आएगा। 10वें भाव में ये शत्रु हैं दोनों, इसलिए ज्यादा अच्छी स्थिति। चंद्र यहाँ मित्र है लेकिन मंगल शत्रु है, तो एक एवरेज स्थिति। और यहाँ पर यानी ये खराब है और यहाँ ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो हमने क्या आकलन करना सीखना था कि मंगल कैसा है और चंद्र कैसा है। अब ये थोड़ा सा आसान नहीं है सभी लग्नों के लिए, इसीलिए मैं कलर कॉम्बिनेशन में, जैसे ये मैंने रेड या इस तरह से लिखा है, तो कलर कॉम्बिनेशन में 3 कलर, लाल रंग मतलब बहुत बुरा प्रभाव, नीला रंग बहुत अच्छा और पीला रंग का अर्थ ये रहेगा एक एवरेज सिचुएशन यहाँ पे मेंटेन करेगा। इस तरह से आपको सारी लग्नों का डिटेल दिखाता हूं। मेष लगन पे ध्यान दीजिए। देखिए मैंने पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर रखी है जिससे आपको समझना बहुत इजी हो, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल ना लगे। क्या करना है, ये तीसरा फेज है ना, ये तीसरा पोर्शन है हमारी वीडियो का, जिससे आप समझें बात को। तो मेष लगन की स्थिति क्या रहेगी मैं आपको डिटेल में बताता हूं, आप पिक्चर पे भी देखें, अपनी जन्म कुंडली लेके बैठे, देखें चंद्र मंगल योग है कि नहीं है, तो फिर देखें लगन कौन सी है। फिर जो लगन आपकी है वही लगन जब स्क्रीन पे आए तो फिर देखिए किस भाव में बना है। मैंने इसीलिए उसका कलर चेंज कर दिया है जहां पे वो खराब कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मेष लगन के लिए मंगल की स्थिति देखते हैं। तो मंगल 2 भावों का स्वामी है, पहले भाव का और 8वें भाव का। अगर कोई ग्रह लग्न का स्वामी हो तो उसे अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, ऐसा केवल मेष के साथ ही होता है। ये स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई, इसमें कोई समस्या नहीं। तो मेष लग्न के लिए मंगल बहुत बलवान है, कारक है, शुभ है, योग कारक है, ओके। और चंद्र यहां चौथे भाव केंद्र का स्वामी है, निश्चित रूप से चंद्र भी यहां पर बहुत कारक है। तो मेष लग्न वालों के लिए सारे भाव केवल छठा, 8वां और 12वां भाव छोड़ दें के अलावा सभी भावों में जबरदस्त योग कारक रहेगा, फल देने वाला होगा। लेकिन विशेष रूप से तीसरा, 5वां, 9, 10 और 11 इनमें मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट देगा, इतना आपके लिए आसान है। वृषभ लगन की बात देखिए। वृषभ लगन की स्थिति क्या है, यहां पर मंगल खराब स्थिति में, एक केंद्र का स्वामी, एक 12वें घर का स्वामी है, कुल मिलाकर उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर वो एक एवरेज स्थिति मेंटेन करता है। और चंद्र भी यहां पर तीसरे भाव का कंट्रोलर है, तो ये एक एवरेज स्थिति मेंटेन करता है। तो इसका मतलब वृषभ लगन में अगर ये योग बनेगा
तो वो बहुत अधिक फलीभूत नहीं होगा, बहुत अधिक रिजल्ट नहीं देगा, उसका कुछ नेगेटिव असर यानी थोड़ा स्लो असर आएगा, कम असर आएगा। छठे, 8वें और 12वें भाव में तो प्रभाव देगा ही नहीं, उसको आप फ्री कर दीजिए। और विशेष रूप से ध्यान देंगे तो कन्या में 5वें नंबर पे भी वो बहुत अच्छा, 6 नंबर पे पंचम भाव में भी वो बहुत अच्छा असर नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से मैं सारे बोलता जाता हूं, स्क्रीन पर आपके हैं। मिथुन लगन की बात करते हैं तो इनके लिए मंगल षष्ठेश है, बहुत बुरी स्थिति में, और छठे से छठा 11वें भाव का स्वामी है, तो मंगल यहां बिल्कुल कारक नहीं है, चंद्र भी यहां कारक नहीं है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये किसी भी मर्जी भाव में बने बहुत अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि कारक नहीं है। मगर फिर भी अगर 11वें भाव में बना, अगर 10वें भाव में बना, 9वें भाव में बना, तो कंपैरेटिवली रिजल्ट देगा। कंपैरेटिवली ज्यादा कारक नहीं, ज्यादा अच्छा मिथुन लगन के लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी 4 घर जहां कंपैरेटिवली अच्छा देगा वो मैंने आपको बता दिया। कर्क लगन पे ध्यान दीजिए। अब कर्क लगन की स्थिति क्या है कि चंद्र लगन के ही स्वामी है और मंगल केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं, बेहद शुभ, दोनों के दोनों ग्रह जबरदस्त योग कारक। तो यहां जबरदस्त अच्छा असर आएगा। छठे, 8वें, 12वें भाव में वो अच्छा असर नहीं करते हैं, तो वहां बुरा असर करते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। कर्क लगन में लगभग सब जगह अच्छा आएगा। अब सिंह लगन पे ध्यान दीजिए। सिंह लगन के लिए मंगल केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मंगल बहुत अच्छा है। पर चंद्र यहां पे अकारक ग्रह हो जाता है, वो ज्यादा शुभ नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि चंद्र के 12वें घर के स्वामी होने के कारण यहां पर ये योग बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक फायदा देगा। छठे घर में फायदा नहीं देगा, जबकि मंगल यहां उच्च का है, यहां हेल्थ की दिक्कतें आएंगी, खर्चे ज्यादा आएंगे, सिरदर्दियां। तो लक्ष्मी योग नहीं है, चंद्र मंगल योग तो सब जगह बनेगा, पैसे तो आएंगे, लेकिन अब उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ये है असली मुद्दे के बाद। तो छठे में, 8वें, 12वें भाव में असर नहीं करेगा, दूसरे भाव में भी बहुत अच्छा असर नहीं करेगा। स्क्रीन पर क्लियर कलर डिफरेंस करके मैंने दिखा दिया है। कन्या लगन की बात करते हैं। अब देखिए कन्या लगन के लिए स्थिति क्या है कि यहां भी मंगल बिल्कुल अशुभ है और चंद्र एवरेज स्थिति मेंटेन करता है। 11वें भाव का स्वामी बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो छठे से छठा भाव होता है, कारक के हिसाब से देखते हैं, भावात भावम के हिसाब से, तो कन्या लगन वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं करेगा, बहुत अच्छा कारक है ही नहीं, शुभ फल बनाने वाला नहीं है, तो एक एवरेज स्थिति बनाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तुला लगन के हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा। अब तुला लगन के लिए देखेंगे तो यहां पे मंगल बिल्कुल कारक नहीं है और चंद्र जबरदस्त कारक है, तो केवल चौथे घर में खास तौर पर, और उसके बाद 10वें घर में, 11वें घर में तो विशेष रूप से इसका फल आएगा, बहुत अच्छा और कहीं आता हुआ दिखाई नहीं देगा। वृश्चिक लगन के लिए हिसाब से देखिए, पिक्चर स्क्रीन पे ध्यान से देखें। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से बैठेंगे तो अपना देख पाएंगे। वृश्चिक लगन के लिए चंद्र भी जबरदस्त कारक हैं और मंगल भी कारक है, क्योंकि मंगल लगन के स्वामी है, बहुत अच्छी स्थिति है, और चंद्र की स्थिति क्योंकि वो 9वें घर के स्वामी है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर सभी जगह उसका प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन के लिए मंगल जो है 12वें घर के स्वामी है, थोड़े खराब, पर 5वें घर के स्वामी भी है, ठीक है, तो ये अच्छे, और चंद्र को और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, इसलिए इनके केस में भी, धनु लगन के केस में भी चंद्र मंगल का योग अगर 9वें, 10वें, 11वें में बनता है, और खास तौर पर 9वें में बनता है, चौथे में बनता है, 5वें भाव में बनता है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। अब बारी आती है अगली लगन पे ध्यान दीजिए, मकर। मकर के लिए मंगल केंद्र का चौथे भाव का स्वामी है, कारक हुआ, और चंद्र सप्तम का है, फिर से कारक हुआ। दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छी योग बना रहे हैं, दोनों ही कारक हैं यहां पर, इसलिए उनका योग आएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन में जो स्थिति है, इसमें मंगल दशम भाव का स्वामी है और चंद्र छठे घर का, अब वो षष्ठेश होने का दोष लेगा, तो यहां चंद्र कमजोर हो जाता है। चंद्र के कमजोर होने के कारण कुंभ लगन वालों को चंद्र मंगल योग तो बनेगा, पर भी बहुत अधिक धन देने वाला योग नहीं साबित होगा, क्योंकि चंद्र यहां पर कारक नहीं है। मीन लगन की बात करते हैं। मंगल भाग्य के स्वामी हैं और चंद्र 5वें घर के, यानी दोनों 2 त्रिकोणों के स्वामी, अतीव शुभ, बहुत बढ़िया। इसका भाव क्या निकला कि ये जहां भी मर्जी बैठे, विशेष रूप से 8वें और 12वें भाव में तो इसका फल बिल्कुल नहीं आएगा,
लेकिन लमसम आएगा। तो 12 लग्नों को दिखाकर मैंने एक नियर अबाउट आइडिया आपको दे दिया कि ये किस तरीके से असर करेगा, ये समझने के लिए था जो ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। अब इसका एक दूसरा पोर्शन जो रह गया उसकी बात करते हैं। दूसरा पोर्शन क्या रह गया कि ये सम सप्तक एक दूसरे से आमने सामने होंगे तो किस तरह का प्रभाव करेगा। ठीक है, सारी लग्नों पे बात कर लेते हैं। अगर वो मेष लग्न में होगा चंद्र तो मंगल होगा कहां पे, तुला में। अगर वो वृषभ में होगा तो वृश्चिक में। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं, मैंने उसको सर्किल कर दिया है या स्क्वायर में ले लिया है। जो कॉम्बिनेशन दी बेस्ट है वो कौन से हैं कि चंद्र वृषभ में होगा और मंगल वृश्चिक में होगा, चंद्र कर्क में होगा, मंगल मकर में होगा, चंद्र तुला में होगा और मंगल मेष में होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे साबित होंगे और केंद्र या त्रिकोण कहीं ना कहीं बनते हो तो और अधिक फल इसका प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी 6ठे 8वें 12वें में अगर ये कोई सा भी रह जाएगा तो फिर उतना सुंदर फल नहीं देगा। नवांश में भी ये योग नहीं देखना है, ये योग केवल जन्म कुंडली पे देखना है। अब एक और बात समझने की है, ये चंद्र मंगल योग अगर अच्छा हुआ तो लक्ष्मी योग, और अगर अच्छा ना हुआ तो ये कैंसर का भी कारण बनता है, खून की बीमारियों का भी कारण बनता है, और बीमारियों का कारण बनता है, चोट लगने का भी कारण बनता है। इसलिए सिर्फ चंद्र मंगल को देखकर ही अति प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये आकलन नहीं करेंगे, जो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े, अपनी कुंडली को देखिए और एकदम समझ में आ जाए, तो जब तक आप उसका खुद आकलन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इस वीडियो में मैंने लगभग हर प्रश्न का उत्तर लेने का प्रयास करा है, ये बात आपको समझ आए इसकी पूरी कोशिश की है। पूरा वीडियो आपके सामने यहां हो जाता है, फिर भी कोई बात जो आपकी समझ में नहीं आई या मैं नहीं समझा पाया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझसे जितना पॉसिबल है उसका आंसर दूंगा। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लगातार स्क्रीन पे दिया जा रहा है। सारी बातचीत टेलीफोन पर होगी, जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।